मैं अब पुराने ज़माने के मे बी 1940s से 50 जो थे कथक के गुरु, उनके बारे में बोलने जा रहा हूँ। उनका नाम है बाला साहब गोखले। बाला साहब वैसे तो बम्बई के थे, लेकिन पूना आके बस गए मिड 40s में। उनकी जो बहन थी, उनके शौहर जल्दी गुज़र गए। उनके बच्चे भी थे, मतलब बाला साहब के नहीं, ही वॉज अनमैरिड, लेकिन उनकी बहन के जो लड़के थे, फैमिली थी, उनकी सब जिम्मेदारी इन पे आ गई थी। और वैसे तो बाला साहब बम्बई में गणपत बुआ पुरोहित करके हारमोनियम प्लेयर थे, बड़े नामची थे। गोविंदराव टेम्बे, जो कि हर महाराष्ट्रियन को या मराठी शख्स को मालूम है, उनके कंटेम्पररी थे। तो ये गणपत बुआ पुरोहित के पास बाला साहब पहले हारमोनियम सीखे थे, और इसके कारण उनको म्यूज़िक का काफ़ी बैकग्राउंड था। और फिर वो जैसे पूना आए और ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ गई बहन के फैमिली की, तो वो, और उसी समय इत्तेफाकन हजारी लाल जो कि बम्बई के थे, वो इनके पास मतलब पूना आ गए थे कुछ सिखाने या मतलब नए स्टूडेंट्स ढूंढने के लिए। तो बाला साहब के साथ रहे, और उसी कारण उनको इससे भी पाला पड़ गया, मतलब बाला साहब का पाला हमारे कथक से हो गया। और हजारी लाल जी वैसे बनारस घराने के थे, मतलब जो कि बनारस में दो घराने हैं, एक है जानकी प्रसाद जो कि बाला साहब वाला है या हजारी लाल वाला, और दूसरा है इनका सीतारा देवी का, सुखदेव महाराज का। तो बाला साहब ने उनसे भी तालीम ली, मतलब हजारी लाल से, और उनके साथ क्योंकि वो हारमोनियम बजाते थे, तो हजारी लाल के साथ जहाँ जहाँ हजारी लाल जाते थे सिखाने, नृत्य सिखाने या कथक सिखाने, तो बाला साहब नगमा बजाने के लिए, नगमे की अकम्पनीमेंट करने के लिए उनके साथ जाते थे। तो उस ज़माने में बाला साहब ने देखा कि ये जो उस समय के पूना के जो 50s के बड़े मशहूर नंबर 1 सर्जन थे, उनकी बिटिया कुसुम घारपुरे या कुसुम शेंडे कहलाती है, तो वो हजारी लाल के पास डांस सीखी। तो बाला साहब को वो भी देखने मिला। फिर वो एक करवे करके थी, उषा करवे, थिएटर पर्सन थी, तो उन्होंने भी हजारी लाल के पास डांस सीखा। और इस कारणवश वैसे तो इनका ये नहीं था कि हम डांस करें या डांस सीखें, लेकिन नौबत ऐसे आ गई कि फैमिली को मतलब पालना है, पोसना है, बच्चों को बड़ा करना है, बहन के बच्चों को। तो मामा के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ गई, और फिर उन्होंने डांस सिखाना भी शुरू किया, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो ले चुके थे। तो उसी कारण ये बाला साहब सिखाने लगे। तो उनकी पहली शिष्या थी, वो थी जीवन कला कांबळे, जो कि बाद में जीवन कला केळकर हो गई। शी वॉज मैरिड टू केळकर, स्क्रीन स्क्रिप्ट राइटर। एंड दूसरी थी मशहूर एक्ट्रेस, थिएटर की थी, वो थी आशा काळे, जिनका बहुत बड़ा नाम चर्चा हुई इन मिड 60s, लाइक वाहतो ही दुर्वांची जुड़ी। ये एक नाटक था जो मराठी मिडिल क्लास फैमिली में बहुत पॉपुलर हो गया, जो कि बाळ कोलटकर ने लिखा था, और वो उसमें काम भी करते थे। तो आशा काळे उनके साथ काम करती थी, बड़ा नाम हो गया उनका। और उसके बाद भी एक उन्होंने नाटक किया बाळ कोलटकर ने, सीमेवरून परत जा, जो कि ये चीनी आक्रमण जो हुआ हमारे देश पे, हिंदुस्तान पे 61-62 में, उसके सिलसिले में लिखा गया था। ये भी लिखा है बाळ कोलटकर ने, उसमें भी ये काम करती थी। और फिर जैसे जैसे बाला साहब का शिष्य परिवार बढ़ता गया, तो जीवन कला, आशा काळे, इनके बाद इनके पास ज्योति चांदेकर भी सीखी। ये भी टीवी आर्टिस्ट भी है और उस समय की मशहूर डांसर भी थी। वो पहले किसी और से सीखी थी, लेकिन ये बाला साहब के पास
भी उन्होंने शिक्षण लिया। और बाद में बाला साहब का अर्ली 60s में पाला पड़ा थिएटर से और स्क्रीन से भी, मराठी नाटक और मराठी सिनेमा से भी। तो उसमें उन्होंने एक राजा परांजपे करके थे, तो राजा परांजपे जो कि मराठी चित्रपट के बड़े नामची थे, दिग्दर्शक भी थे, तो उन्होंने एक सिनेमा डायरेक्ट किया था जगाच्या पाठीवर। तो उसमें सीमा काम करती थी, उस समय की मशहूर चित्रपट नायिका थी। तो उनको उन्होंने एक बड़ा अच्छा डांस सीक्वेंस दिया था। तो बाला साहब को बुलाया गया, परांजपे साहब ने बोला कि बाला साहब को ले आइए। तो बाला साहब गए स्क्रीन के सेट पे, और ये इत्तेफाकन ये तो पुराना जो बम्बई पूना हाईवे है या एक्सप्रेसवे कहिए उस समय का, तो उसमें उन्होंने नाच नाचुनी अतिमी दमले थकले रे नंदलाला, ये गाना मतलब इसका डांस सीक्वेंस बाला साहब ने डायरेक्ट किया था और बड़ा अच्छा लगा सबको। और उसी कारण सीमा जी भी नाच के कारण या कथक के कारण मशहूर हो गई, और बड़ा अच्छा उन्होंने किया भी है भाव उसमें। तो मुझे स्टोरी उतनी याद नहीं, लेकिन मैं भी छोटा था 10-12 साल का, लेकिन मैंने वो फिल्म देखी है। दूसरी फिल्म एक ये उस समय का दौर ऐसा था कि मराठी में जो कि हम लोग तमाशा चित्रपट बोलते हैं, उसके एक मशहूर डायरेक्टर थे अनंत माने। तो अनंत माने साहब ने एक फिल्म निकाली थी जो कि केला इशारा जाता जाता। उसमें वो अरुण सरनाइक जो थे वो नायक थे और उनकी 2 नायिकाएँ थी। तो उनको जो डांस सिखाया था तो बाकायदा बाला साहब ने डायरेक्ट किया था, और वो गाने भी बड़े मशहूर हुए। तो इसी कारण बाला साहब गोखले तो पूना के नृत्य क्षेत्र के ऊपर छा गए। और उस समय मेरी बहन, सगी बहन जयश्री, वो 62 से सीखने लगी बाला साहब के पास। वो घर आते थे और सिखाते थे, और उसी कारण हमारे घर में डांस भी होने लगा। छोटा घर था, लेकिन बाला साहब ने समेट लिया उसमें ही अपना डांस का क्लास। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी एक मनीषा साठे करके उनके घर, मतलब बाकायदा वो डेक्कन पे रहती थी, भंडारकर रोड पे। तो मनीषा साठे भी सीखने लगी, और ये दोनों मतलब मेरी बहन जयश्री और मनीषा 64 में 2-3 साल के बाद ही पंढरपुर में महाराष्ट्र संगीत विद्यालय था, वो मंगल बेड़ेकर का पखावजी घराना था, तो लेकिन महाराष्ट्र संगीत स्कूल था, वहाँ गाना भी सिखाया जाता था, तबला भी सिखाया जाता था। तो उनकी सिल्वर जुबिली थी। तो हम लोग बाला साहब के साथ मनीषा, जयश्री, मैं और मेरा छोटा भाई जो पढ़ंत करता था उस समय, तो डांस के लिए पढ़ंत भी ज़रूरी होती है, तो हम सब बाला साहब के साथ पंढरपुर गए। 3 दिन का बड़ा महोत्सव, मतलब दिस वॉज इन 64 December, मोर देन 50 years आई कैन स्टिल रिकॉल। तो वहाँ पे कौठेकर हाई स्कूल एक जगह है पंढरपुर में, उनके प्रांगण में ये समारोह हुआ और बड़ा अच्छा हुआ। ये जयश्री और मनीषा का डांस भी उन्हें बहुत अच्छा लगा और बाला साहब की बड़ी तारीफ़ हुई। और समय तो चलता चलता गया। बाद में बाला साहब ने सिखाने लगे ये जो हम लोग तमाशा बोलते हैं, मुझे अभी वो हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन तमाशा के जो लोग थे वो बरसात के समय, क्योंकि ज़्यादा शोज़ नहीं रहते थे या खाली बैठना पड़ता था अपने अपने गांव में, ज़्यादा करके ये लोग जो तमाशा आर्टिस्ट, हम मराठी में उसको बारी बोलते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ तमाशा के जो मतलब गाने बजाने वाले, नाचने वाले हैं, तो उनको बारी के मतलब ये सब मेंबर्स रहते थे। तो पूना में एक बड़ा पुराना थिएटर है जो कि तमाशा के लिए मशहूर है, खाली वहाँ तमाशा ही होता है। तो वहाँ पे ये लोग आते थे और शोज़ करते थे सिटीज़ में। और वहाँ पे एक संजीवनी बिड़कर करके मराठवाड़ा से आई थी, और उसके बाद उसकी बहन भी आई आशा करके।
तो ये दोनों सीखने लगे। और वैसे जैसे ही नवरात्रि का टाइम आया तो उनका ये सीखना यहाँ बंद हो जाता था और वापस अपने देश चले जाते थे, या फिर प्रोग्राम के सिलसिले में उनके दौरे होते थे। तो इसमें संजीवनी बिडकर और उसकी बहन आशा, ये दोनों ने बाला साहब के पास डांस सीखा। तो ये बरसात ख़त्म होते ही ये लोग दौरे पे निकलते थे या प्रोग्राम करने टूर पे जाते थे। उसमें एक कर्नाटक की लड़की भी यल्लू करके थी, यल्लम्मा एक देवी का नाम है कर्नाटक में, लेकिन ये उसको इसके घर वाले या हम लोग जो पहचानते थे वो यल्लू यल्लू बोलते थे, वो भी सीखी। और उसके बाद फिर ये जो संजीवनी बिडकर है, ये पूना का थिएटर, मतलब ये आर्यभूषण थिएटर जो तमाशा का था, वो छोड़ के बम्बई चली गई। बम्बई में भी ऐसा ही थिएटर है, हनुमान थिएटर बोलते हैं, जो कि दादर और भायखला के बीच में है। तो वहाँ पे वो ये बारी का प्रोग्राम करती थी, मतलब तमाशा का प्रोग्राम करती थी। और उसी कारण उसको ये भी चांस मिला कि जो एक सारंग, कमलाकर सारंग और उनकी पत्नी लालन सारंग, उन्होंने जंगली कबूतर करके एक नाटक किया था, उसमें भी संजीवनी ने काम किया। और आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्क्रीन पे आ गई या मूवीज़ में, मराठी मूवीज़ में भी आ गई। और बाला साहब तो मतलब उनका भी ये परिवार बढ़ता गया, शिष्य परिवार। और उसके बाद फिर वो दूसरा एक उनका एक पहलू अच्छा था कि वो अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी जानते थे। तो बाला साहब हमारे जैसे स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी भी सिखाते थे। तो अंग्रेज़ी की भी क्लासेस उनके चलते थे, मैं सीखा और फिर मेरा भाई भी सीखा, मेरी जयश्री भी सीखी उनके पास थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी। और इस तरह उनका ये तो चलता रहा। दूसरा एक रह गया, जब मैं मुझसे छूटा तो बाला साहब यूज्ड टू स्पीक और कंडक्ट, ही वाज लाइक कंडक्टर, और जो कि मतलब शोज़ चलाते हैं हम, जिसको एंकर्स बोलते हैं टीवी की भाषा में। तो एंकरिंग भी बड़ा अच्छा करते थे। तो लता दीदी, मतलब लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर और ये मंगेशकर परिवार का उस ज़माने में ये गाने का प्रोग्राम्स चलते थे। तो हर नागपुर वगैरह भी बाला साहब जा चुके हैं, बम्बई में भी जा चुके हैं। खैर पूना में तो इतना नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब कभी एक मंगेशकर के साथ जाने का मौका उनको मिला और फुर्सत मिली, तो उन्होंने वैसे शोज़ भी एंकरिंग किए उनके उस ज़माने में। सी इन द 50s, अर्ली 50s, दिस वाज बाला साहब। आई मीन वेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, और बड़े सीधे साधे थे। और अंग्रेज़ी जानने के कारण लोग इनके पास कुछ समझा नहीं तो आते थे, तो बाला साहब अपने खुले दिल से उनको मदद करते थे या समझाते थे। मतलब डांस के सिवा ये भी पहलू उनका था। बाला साहब फिर हमारे क्या हुआ कि 68 में प्रभा जी ने, मतलब प्रभा मराठी जी ने क्लास खोला कला छाया का। और उनके यहाँ तो मुन्ना शुक्ला, जो कि इनके बिरजू महाराज जी के भांजे, वो सिखाने आ गए। तो मेरे पिताजी तो नाटक कंपनी में, मराठी नाटक कंपनी में ऑर्गन बजाते थे। तो हीराबाई के साथ भी उन्होंने काम किया था। वैसे हीराबाई के पास आना जाना तो था उनका। तो हीराबाई ने कहा कि अभी बनारस घराने का तो आपने बहुत सीख लिया, आपकी बिटिया ने, आप प्रभा जी के पास भेज दो। इस कारणवश बाला साहब से हमारा संबंध थोड़ा दूर का हो गया। और जयश्री फिर मेरी बहन प्रभा जी के पास लखनऊ का सीखने लगी। लेकिन बाला साहब का हमारे यहाँ आना जाना वैसे ही रहा। और वो हम लोगों को, मतलब जयश्री, मैं और अनिल, क्योंकि उनकी शादी नहीं थी हुई, फैमिली नहीं थी, तो बच्चे भी नहीं थे, तो उन्होंने हमको बच्चों जैसे पाला। यही मतलब लोगों का ऐसे लगता था कि हम उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बच्चे हैं। इतना नज़दीकी से या इतने प्यार से हमको बड़ा किया, हमको सिखाया। और उन्हीं के कारण हम सवाई गंधर्व देखने जाते थे। मतलब डांस का शो तो बिरजू महाराज जी का हमने पहली बार
जब कभी महाराज जी का देखा ही नहीं था, बिरजू महाराज का, तो 66 में बाला साहब हमें ले गए कि ये देखो ये भी डांस है लखनऊ घराने का, ये बड़े अच्छे हैं। तो मतलब इस तरह की दरिया दिली हम कहे तो उनमें थी कि वो दूसरे का भी जो अच्छा है वो ज़रूर बताते थे। और फिर हम देखने गए तो महाराज जी का देख के तो हम बिल्कुल मतलब सन्न रह गए। और इसी कारण फिर प्रभा जी के यहाँ जाने का हमने ये किया। उसका इत्तेफाकन यही इम्पैक्ट हुआ कि बाला साहब के पास सिटी में क्लास नहीं रहा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने में एक रेलवे बुकिंग ऑफिस है इतवारपेट में, वहाँ उसके बाजू में एक हॉल था, वहाँ क्लासेस लेनी शुरू की। तो वो भी किस कारणवश बंद हो गया। तो उसके बाद भरतनाट्य मंदिर जो कि सोशल क्लब पहले का था, ये सदाशिवपेट में या पेरुगेट के एरिया में, तो वहाँ पे भरतनाट्य मंदिर रिनोवेट हो गया था। तो बाला साहब ने फिर वहाँ उनको जगह मिल गई और वहाँ उन्होंने अपनी कथक की क्लासेस शुरू की। और उनके पास तो बहुत सारे सीखते थे बच्चे, लेकिन एक लड़का, मुस्लिम लड़का मुल्ला करके है, वो कहीं मराठवाड़ा से ही आया था मेरे ख्याल से, तो वो सीखने लगा। और वो बाद में जैसे बाला साहब तो बुजुर्ग हो गए थे, थक गए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भरतनाट्य मंदिर का जो बाला साहब का क्लास था उनको संभालना शुरू किया। और बाद में इत्तेफाकन ऐसे ही हुआ कि मुल्ला सर के, अभी तो हम उनको मुल्ला सर ही बोलते हैं, तो मतलब ये तो शागिर्द थे, बाला साहब के पहले सीखे नहीं थे, बाला साहब गोखले के ये शागिर्द है। तो उनके बेटे जो है, 2 बेटे, उनके नाम मैं भूल गया, लेकिन उनके बेटे भी फिर सीखने लगे कथक। और मुल्ला सर की फैमिली आ गई पूना, और फिर उनके बेटे जो थे वो कथक सीखने दिल्ली कथक केंद्र में गए। और इस तरह मतलब महाराज, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उस घराने का, मतलब बनारस घराने का डांस नाचते, लेकिन बाला साहब के कारण ये जो मुल्ला सर उनके मतलब सक्सेसर बन गए, तो उन्होंने भी उनके बेटों को इनकरेज किया कथक के लिए, और ये सिलसिला अभी दिल्ली तक पहुंचा है। और ये जो थे, बाला साहब का घराना या हजारी लाल का घराना बनारस घराना था कृष्ण कुमार का। और इनके जो पहले थे, मतलब हजारी लाल के जो गुरु थे वो थे आशिक हुसैन, नृत्य सम्राट कहलाते थे। हमने उनका डांस देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में पूना में भी आशिक हुसैन नाच चुके, अपनी कला प्रदर्शित कर चुके हैं। तो ये थे आबा साहब मुजुमदार करके पुराने ज़माने के बड़े रईस थे, उनका बड़ा मतलब रेसिडेंस था। वहाँ पे गणपति के टाइम आर्टिस्टों को बुला के उनकी कला प्रेजेंट की जाती थी, पेश की जाती थी। उसमें आशिक हुसैन नृत्य सम्राट पूना में उस समय नाचे। उनके फ़ोटो हमने मतलब न्यूज़पेपर में देखी, वो पुराना कटिंग था, बाला साहब ने दिखाया था, तो हमने वैसे देखा। लेकिन पार्टीशन के बाद आशिक हुसैन वापस पाकिस्तान गए थे। तो ये एक दूसरा है कि कथक में या बनारस घराने का ये जो है उसमें, या दूसरे घराने में भी, चाहे लखनऊ भी कहे, उसमें मुस्लिम डांसर्स नहीं है। लेकिन ये आशिक हुसैन जो थे बड़े नामची थे, इनका काफ़ी नाम था। इनका एक दूसरा छोटा भाई था, वो पार्टीशन के बाद इंडिया में रहा, अहमदाबाद के पास कहीं उनका क्लास था, ऐसे मैंने सुना है। आई नेवर मेट आशिक हुसैन और या उनके भाई को, लेकिन ऐसे मैंने सुना था। और ये ऐसे हुआ कि हजारी लाल और अहमदाबाद की कुमुदिनी लाखिया जो कि लीजेंडरी कोरियोग्राफर है, उन्होंने साथ डांस सीखना शुरू किया कथक। वो था आशिक हुसैन के पास बम्बई में। तो ये सब बाला साहब का मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। और फिर 82 में जबकि मैं कहीं विदेश गया था, तब बाला साहब गोखले, मतलब एज भी उनकी काफ़ी हो गई थी, तो वो नहीं रहे उस ज़माने में। मार्च अप्रैल में शायद 82 में उनका देहांत हो गया। और वहीं हमारा उनके साथ जो उनके फैमिली के साथ, मतलब उनके जो भांजे हैं भांजियाँ हैं, उनके साथ अभी भी हमारी मुलाकात होती है, हम मिलते रहते। लेकिन एक पूना का ये जो चैप्टर था कथक का, वो ख़त्म हो गया।
भाई वो बाला साहब का नाम लिया, थोड़ी जानकारी बता दी, टुकड़े भी उनके बोल देना। तो 2-3 उनके जो अच्छे, मतलब उन्हें भी उनसे प्यार था, ये 2-3 बोल मैं बोल देता हूँ। तो वो पहले वो वाला टुकड़ा बता देता हूँ। उन्होंने बताया था केला इशारा जाता जाता, ये फिल्म का बड़ा छोटा है लेकिन सब लोगों को अच्छा लगता है। तो देखिए, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन दिन ता तेट देखे न तक तक तका न ता थई द्रग झन झन तक 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 तका त्रांग तई तक तका त्रांग तई तक तका त्रांग ता दिन दिन दा दिन दा तिन तिन ता तेट देखे न दा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन त्राम तत् थई थई ता तक्रां देता देता take that gram ram to the date da ram to the date da ram to the date da then एक चौपल्ली है जिसमें कि तिहाई बदलती जाती है हर आवर्तन के बाद। तो ये आशा काड़े बड़ा नाचती थी। हम उस समय जब उनका डांस कम हो गया था तो उस समय हमने उनका देखा था, क्योंकि उस समय वो वातोई दुर्वांची जोड़ी में नाटक में बड़ी मशगूल थी, तो डांस कम किया करती थी। वो हमने कोल्हापुर में सुना, दा दिन दिन दा तिन तिन ता। देखिए तिहाई चेंज होते जाती है, चौपल्ली कहते थे इसको। दा दिन दिन दा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन शाम तक दा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन दिन ता दृग तक धुन तक दिगत धुन दिग तक तक ता दिग तक तक धुन तक 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 दृगत धा क त ता दृग तक धुन तक दिगत धुन दिग तक तक ता दिग तक तक धुन तक 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 दृगत धा कत धा कत ता दृग तक धुन तक दिगत धुन दिग तक तक ता दिग तक तक धुन तक 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 दृगत धा कत ता दृग तक धुन तक दिगत धुन दिग तक तक ता दिग तक तक दृगत धा कत धा